हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर सीडीपी के पीवाईक्यू को लेकर चल रहे हैं और जो ये आपका पीवाईक्यू है ये 6 to 8 के लिए है, ठीक है। और जो 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि चीज़ें सेम सेम आती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो इसके पहले हमने आपको लगभग 6 वीडियो प्रोवाइड कर दी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है आप सभी जाकर देख सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि मैं वीडियो को और भी दीजिए, तो हम आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको एसएसटी चाहिए या फिर 1 to 5 का जो भी चाहिए आप सभी हमें कमेंट करिएगा, हम उस तरीके से सारे प्रीवियस ईयर को करा देंगे। और यहाँ पर हम आपको 2011 से लेकर, ठीक है, आपको 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से आइए देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत किस समय होती है। ऑप्शन ए है जीवन भर चलने वाली गर्भधारण, बी है जीवन भर चलने वाली जन्म, सी है बचपन के दौरान होने वाली गर्भधारण, डी है बचपन के दौरान होने वाली जन्म। अब क्वेश्चन आप सभी ध्यान से देखिएगा कि पूछा क्या है कि डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट बीइंग, ठीक है। जो विकास एक प्रक्रिया है। देखिए, विकास हमने आपको बताया था कि जो विकास हमारा है वो कैसे चलता है। जो हमारा विकास है वो कैसे चलता है आप सभी को पता है। पहले हम चलिए यहाँ पर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी लगाइएगा। देखिए, जो हमारा विकास है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हमने विकास के चैप्टर में आपको पढ़ाया है, जो विकास है वो आपका जन्म से जब तक आप जैसे जैसे जन्म लेना स्टार्ट करते हैं या गर्भ धारण करते हैं, ठीक है, जिससे माँ के पेट में आप गर्भ धारण किए, तो आपका जो विकास है वहीं से शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक चलता है। अब देखिए, जैसे कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपको हम 50 साल में चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाएं तो आप नहीं पढ़ेंगे या चाइल्ड डेवलपमेंट से कुछ भी नहीं सीखेंगे, तो आप सीखेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि जो हमारा विकास है हम क्या करते हैं, निरंतर सीखते रहते हैं। और एक लास्ट एज तक जब तक हम जिंदा रहते हैं कुछ ना कुछ चीजें क्या होता है सीखते रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो हमारा विकास है वो हमारा कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है विकास होता ही रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा विकास है जीवन भर चलने वाली गर्भधारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या पूछा गया है। यहाँ पर हम आपको 2 ही ऑप्शन देंगे, ठीक है। इन्हीं 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, इन्हीं में से आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी को हम बार बार बता देते हैं, जो सीडीपी का कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत ब्रॉड होता है, तो यहाँ पर जो तर्क और कथन वाला क्वेश्चन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो हम आपको छोड़ देंगे, आपको हम पूरा कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। ये क्या आपका कथन कहा गया है, ठीक है। रीजन इसका क्या बताया गया है कि सीखना विकास पर निर्भर है। अब आइए देखते हैं, ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर, मतलब दोनों क्या है सही है, और ए और आर आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। अब देखिए, जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो हमारा ए और आर दोनों सही है। देखिए, विकास से भी क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो विकास से जो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति परिपक्वता होनी चाहिए, तो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास गति परिपक्वता नहीं है तो आप गेंद को नहीं पकड़ सकते, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने पूरे हाथ का किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करता है, उसे उंगली का पता नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी उंगली से भी चीजों को क्या करता है पकड़ने लगता है। तो आप में अगर गतिक परिपक्वता है तभी आप गेंद को पकड़ सकते हैं। तो इसका रीजन ये है कि सीखना विकास पे आपका निर्भर करता है। तो सही बात है कि आपका जो भी लर्निंग प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है आपके डेवलपमेंट पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, क्वेश्चन है कि सामाजिकरण एक डैश प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं की आपसी संबंध। ऑप्शन ए है सरल महत्वपूर्ण है, बी है सरल महत्वपूर्ण नहीं है, सी है जटिल महत्वपूर्ण है, और डी आपका है कि जटिल महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, समाजीकरण को भी हमने आपको बता दिया है, जबकि थ्योरी क्लासेस डेली 8 बजे आती है।
तो वो उस क्लासेस में हमने आपको लगभग बहुत सारे चीज़ें बता दी हैं, और 4 से 5 दिन बाद हम आपको फिर से थ्योरी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए जो हमारा समाजीकरण है एक जटिल प्रक्रिया है, आप सभी को पता है। और जो जटिल प्रक्रिया है ठीक है, लेकिन हमने आपको, आप जाइएगा थ्योरी में देखिएगा कि समाजीकरण कब सबसे जटिल हो जाता है, किस अवस्था में, तो आपकी किशोरावस्था में। ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि जो हमारा किशोरावस्था होता है उसमें हमारा जो समाजीकरण होता है वो सबसे जटिल होता है, जटिल हो जाता है। और ये समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखिएगा आप सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है कि किस चरण में बच्चे मूर्त समस्या को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए है संवेदी चालक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, और डी आपका है अमूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा कि चिल्ड्रन इन स्टेज कैन सॉल्व concrete problems in a logical fashion but have difficulty thinking hypothetically। तो इसमें क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हमें उत्तर जो हमारा सही होगा, देखिए पूछा क्या है, मूर्त समस्या को अगर वो तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाता है तो उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। कब होती है? ये जब बच्चा आपका क्या किस में पहुंचता है, किस स्टेज में पहुंचता है, कि जब आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है तब ऐसी समस्या उसके पास आती है। तो देखिए मूर्त जो पियाजे होते हैं वो क्या कहते हैं, ये जो अवस्था होती है कितने साल से कितने साल की होती है, तो पियाजे के अनुसार जो आपकी मूर्त अवस्था होती है यह आपकी लगभग 7 से 11 वर्ष तक की होती है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब देखिए पियाजे से ही क्वेश्चन आ गया है आपका कि जीन पियाजे, ये जो है तो यहाँ पर जीन पियाजे बना लीजिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होती है। ऑप्शन ए है उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंध की प्रक्रिया में, बी है तब जब इनाम और सजा का प्रयोग किया जाता है, सी है जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं व व्याख्यान देते हैं, डी है आपका कि खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि खुद से। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, अब आइए हम आपको बताते हैं कैसे सही होगा। कभी भी अगर आपको खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज, जहां पर गतिविधि या खोज ऐसी चीजें आ जाए, ये समझ लीजिए आपका पॉजिटिव वर्ड है और ये उत्तर आपका सही होगा। देखिए जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं, कंट्रोल करना बच्चे को, आप बहुत ज्यादा उसको इस तरीके से रूल रेगुलेशन में रख के आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं करना है, ठीक है। तो चीन पियाजे के अनुसार आपको पूछा गया है कि अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया किसमें होता है, तो आपकी गतिविधि व खोज में ही होता है। बाकी इनाम सजा हम देकर नहीं कर सकते हैं, ना ही उसके अनुबंधन व प्रक्रिया के उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंधन की प्रक्रिया में करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं कि पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर ये 6 आपका है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है, बी है एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है, ये आगे रहेगा। सी है कि सभी चरण पर एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं, डी है कि चरण सार्वभौमिक है या हर जगह के बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए पियाजे द्वारा प्रस्तावित जो चरणबद्ध क्रम है तो इनके बारे में सही नहीं है, ठीक है। देखिए एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण में आगे बढ़ा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर किसी एक चरण को लांघ के दूसरे आगे चरण में बढ़ेंगे तो चीजें क्या होंगी, इधर उधर हो जाएंगी। तो ये पियाजे द्वारा जो चरणबद्ध क्रम आपका दिया गया है वो इससे रिलेटेड है। तो आइए इस चरणबद्ध क्रम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए यही आपके चरण है। अब देखिए पहला चरण क्या है आपका, संवेदी पेशी अवस्था है।
दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। अब आप देख सकते हैं इसमें ये 4 चरण है। तो यही पूछा है कि अगर मान लीजिए हम जन्म से 2 वर्ष से चल रहे हैं और 2 से 7 वर्ष को छोड़ के हम 7 से 11 पे पहुंच जाए तो क्या सही है? तो आपको क्या लगता है कि अगर एक चरण को हम छोड़ दें तो सही होगा? ये जीन पियाजे का जो आपका अवस्था है नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि किसी एक चरण को हम छोड़ नहीं सकते हैं, सारे चरण को क्या करेंगे लगातार लेकर चलेंगे और जिसे क्रम वाइज है उस तरीके से लेकर चलेंगे, तभी हम चीजों को क्या करेंगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आपको पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है इस बात पर ध्यान कि सांस्कृतिक कारक और नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। बी है नियमों का पालन का या अवज्ञा या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। सी है व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। डी है कि स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन जो सार्वभौमिक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर कोहलबर्ग के अनुसार देखिए कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, पहले बता दें आपको कि इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है, इसे याद रखिएगा। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। देखिए कैसे सही होगा कि नियमों का पालन या अवज्ञा या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। तो ये इनकी पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता है, किसके? कोहलबर्ग के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आपका कि ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ, देखिए ये साथ रहेगा, साथ अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सी है सुसाधित होती है और डी आपका है कि घटती है। अब देखिए लेवागस्की के अनुसार पूछा गया है, तो लेवागस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? तो आप सभी याद रखिएगा कि इन्होंने सामाजिक और संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये संज्ञानात्मक क्षमता पूछे ना, तो इन्होंने किसका दिया था? सामाजिक और संज्ञानात्मक। ठीक है, सामाजिक और संज्ञानात्मक आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि सुसाधित होती है। इन्होंने क्या किया कि जो संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के साथ अगर आप अंतःक्रिया का कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? फैसिलिटेटेड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपका लेवागस्की से पूछा गया है। देखिए दो क्वेश्चन विकास से था, दो क्वेश्चन लेवागस्की से था, दो क्वेश्चन जीन पियाजे से था। इस तरीके से जो टॉपिक है हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दे दिया थ्योरी में, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हम उसको भी दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है कि लेवागस्की के अनुसार ऑप्शन ए है सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। बी है कि सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। सी है सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बनन पर आधारित होता है। डी है सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाएं। अब देखिए जो हमारे लेवागस्की है, तो लेवागस्की के अनुसार क्या होता है? सीखना पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। जो सीखना है ये समाज के साथ ही हम सीखेंगे, इन्हें हम कभी भी सामाजिक परिवेश से अलग नहीं देखा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये किसके अनुसार है? ये लेवागस्की के अनुसार है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पियाजे का अपना अलग है, लेवागस्की का अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा है कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। बी है अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। सी है ताल, लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। डी है विशिष्ट ताल, स्वरों, ये स्वरों रहेगा, और लय के बीच अंतर करने की क्षमता,
जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं को पूछा गया है। देखिए जो आपका यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक है, जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की क्षमता में जो शामिल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, ये शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 तो हो गया था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन ए है स्थानिक बुद्धि, बी है भाषाई बुद्धि, सी है संगीतमय बुद्धि और डी आपका है अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता। देखिए एक शहर है, वहाँ पे डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार है। ये दो लोग हैं, इनमें से सबसे अधिक बुद्धि कौन सी इन दोनों में होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा? स्थानिक बुद्धि होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चे को कोई स्वायत्तता ना हो। बी है विषयों की खंडित रूप में संगठित करती है, जिसमें विषयों का कोई पारंपरिक संबंध ना हो। सी है कि बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। डी आपका है कि जानकारी को असंगीत टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। तो देखिए जो आपका प्रगतिशील कक्षा कक्ष है, प्रगतिशील कक्षा कक्ष का मतलब आपका क्या होता है कि जो आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है, तो उसका जो करिकुलम है वही पूछा गया है। तो प्रोग्रेसिव आपकी क्लासरूम में जो करिकुलम होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा कि बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। देखिए आपका जो प्रगतिशील कक्षा होता है उसमें हम बच्चे के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। कुछ भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे वो बच्चे के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीजें नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और डी कैसे गलत होगा ये देख लेते हैं। देखिए जानकारी को असंगीत टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको विषय को खंडित रूप में संगठित करती है और विषय का कोई पारंपरिक संबंध ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सब्जेक्ट को हम जोड़कर पढ़ाएंगे और उनका क्या हो आपस में संबंध हम बनाए रखेंगे। और बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चे कोई सहायता ना हो, इसको हम ऐसा नहीं करेंगे। जब हम स्ट्रक्चर को बहुत हाईली करेंगे या बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएंगे बहुत कठोर तरीके से, तो वो सही चीजें सीख नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा कि उनकी रुचि के हिसाब से हम बताएंगे, उनकी क्षमता के अनुसार उनको हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा है कि सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? ऑप्शन ए है जेंडर समता, बी है जेंडर रूढ़िवादिता, सी है जेंडर भूमिका में लचीलापन और डी है जेंडर समानता। तो देखिए यहाँ पर हमने कल के क्वेश्चन या परसों के क्वेश्चन, देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें हम आपको बता दें कि ये जेंडर रूढ़िवादिता से एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से हो गया, दो क्वेश्चन आपका कुहलबर्ग से हो गया और दो क्वेश्चन आपका वाइगोस्की से हो गया, दो क्वेश्चन आपका किससे आया अभी, आपका विकास से आया। इस तरीके से दो दो क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए आएगा। तो आप जेंडर रूढ़िवादिता को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से दो क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी भी हम क्या करेंगे कि अगर लड़का और लड़की दोनों को समान समान करेंगे तो वहाँ जेंडर समता आएगा। लेकिन अगर किसी को कहेंगे तुम लड़का हो या तुम लड़की हो, तुम लड़का हो ये काम नहीं कर सकते, तुम लड़की हो ये काम नहीं कर सकती, तुम लड़का हो तुम ही ये काम करोगे, लड़की हो लड़की नहीं हो कि तुम ये काम करोगे, ठीक है। इस तरीके से मतलब लड़के और लड़कियों में अंतर करना ये आपका जेंडर रूढ़िवादिता में आता है। इसके पहले भी हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा आपका कि एक छात्र की वैचारिक अस्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए है छात्र को परिभाषा पढ़ने के लिए कहकर, बी है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर, सी है छात्र को बोर्ड से कॉपी करने के लिए कहकर और डी आपका है
कि छात्र को दूसरे छात्र की प्रतिक्रिया याद रखने के लिए कहकर। और देखिए कोई छात्र है, उसकी वैचारिक अस्पष्टता का आकलन आपको करना है, तो आप किस प्रकार कर सकते हैं ये बताना है। अगर किसी भी बच्चे का विचार को स्पष्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि विद्यार्थी को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुरूप के बारे में सोचने के लिए कहेगा। बच्चे को कहेंगे सोचने के लिए, तो जिस तरीके से सोचेगा हमें पता चलेगा कि बच्चे की जो विचारधारा है, जो वैचारिक स्पष्टता है, वो किस तरीके की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे, ऑप्शन ए है कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें, बी है चर्चा को हतोत्साहित करें, सी है असहमति के प्रति असहिष्णु रहे, ठीक है, और डी आपका है कि अभिसरण सोच पर जोर दे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समालोचनात्मक चिंतन। कौन सा चिंतन? समालोचनात्मक, मतलब इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसको आपको प्रोत्साहित करना है, और आप एक क्या है, शिक्षक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए इसमें से, तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई दृष्टिकोणों को हमें स्वीकार करना चाहिए। हम क्या करेंगे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव रखेंगे अपने अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन में अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको कई दृष्टिकोण आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी चीजें क्या होंगी, सही हो पाएंगी। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए हतोत्साहित, ये निगेटिव है, इसको ऐसे ही गलत कर देंगे। असहमति, ये गलत है बिल्कुल, कभी भी हम हर चीजें सहमति से करेंगे। और अभिसरण पर हम एकदम अभिसरण पर ही हम जोर नहीं देंगे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी 15 के हम कल देखेंगे, और इसके पहले हमने जो आपको वीडियो बनाई है वो भी देखिएगा। देखिए आज के जो क्वेश्चन थे थोड़े टफ क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें 2 बार देख लीजिएगा ताकि ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए। तो बाकी आपकी जो थ्योरी की क्लासेस है वो कुछ दिन में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी क्लासेस हमने कराए हैं, जो इंपॉर्टेंट था हमने करा दिया है, उसको आप सभी जाकर देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। और वीडियो को आप सभी लाइक भी कर दिया करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो थैंक यू एवरीवन।